अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मदनी मस्जिद सेक्टर 3 के केस के हवाले से एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने खुद मेजर नाज साहब की जुबानी आपको सुनवाया कि सारा मसला दर हकीकत शुरू कैसे हुआ और मसले की असल बुनियाद क्या है। मुख्तसर ये है, ये मौलवी साहब पैसे ओपन करने पे तैयार नहीं थे, बता नहीं रहे थे कि किधर से आते हैं, कितने आते हैं। मुझे ये तकलीफ थी कि लगाओ, ये अवाम का पैसा है, हम लोगों को क्यों मौका दें, क्यों दिल में बातें करें। आपके पास पैसे डब्बे गलती से आ गए हैं मौलवी साहब, ये आपका काम नहीं था, ये शुरू में 10-12 साल आपके पास नहीं थे। इसके अलावा हमने आपके सामने मस्जिद कमेटी की जाली इजलास कार्रवाइयां रखी जिस पे कमेटी और दादारान के झूठे दस्तखत किए गए। मेजर साहब ने इस जालसाजी का इल्जाम मौलवी साहब और उनके साले शहजाद पर लगाया और मौलवी साहब के खिलाफ जॉइंट स्टॉक कंपनी रावलपिंडी में करप्शन और जालसाजी की दरखास्त भी दी। इसके अलावा मेजर साहब ने मौलवी साहब के ऊपर मस्जिद को इमाम बारगाह बनाने, मस्जिद में कत्ल गारत, उनकी डबल तनख्वाह और अपने ससुराल खानदान की अकरबा परवरी और मस्जिद व मदरसे में उनकी नाजायज भर्तियों के हवाले से भी इल्जामात लगाए। ये सारे इल्जामात आपने खुद मेजर साहब की जुबानी सुने। हमारी अपनी तरफ से न मौलवी साहब पे कोई इल्जाम है न मेजर साहब पे। हम तक जैसे जैसे जो डॉक्यूमेंट्स और हकाइक पहुंचे हम वो सबूत के साथ आपके सामने रख रहे हैं। पहली किस्त और आज की किस्त में भी दिखाए गए तमाम डॉक्यूमेंट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करके खुद तफसील से देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि पहली एपिसोड में बताया गया, इस हवाले से एक मशहूर व मारूफ और इलाके के जाने माने आलिम दीन इदरीस हकानी साहब की 3 रुकनी सालसी कमेटी ने एक बेहतरीन फैसला किया जो कि तमाम नमाजियों की मौजूदगी में मस्जिद में सुनाया गया। और ना सिर्फ इन सब ने इसको सराहते हुए तस्लीम किया बल्कि मौलवी साहब ने इसकी एक कॉपी बमा तहरीरी हलफनामा गुलजारे कायद चौकी में पुलिस के रिकॉर्ड में भी जमा कराई। लेकिन फिर मौलवी साहब इस फैसले से मुनहरिफ हो गए। हकानी साहब आ चुके हैं, पर तो मेरे घर भी आए थे, मामले को उन्होंने फिर चलाया, उन्होंने फैसला किया हुआ। उसी फैसले को हम आगे अमली तौर पे उस पर चलने के लिए कोशिश कर रहे थे, किंतु वो उस बनने का गुलामुल्लाह तामन नहीं कर रहा, वो फैसले को अब नहीं मानता। हालांकि उसको थाने में लिख के दिए हुआ है और तहरीर मौलाना के दस्तखत उसका नाम कि मेरा कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये उसको इतने बड़े आलम का उनका फैसला थाने में लिखा हुआ, जो थाने में लिखा उस दिन जो कानून बन गया, तब उस कानून पे चलना गुलामुल्लाह का फर्ज है। अब वो नहीं चल रहा, उसको नहीं है फैसला पसंद, तो वो सारे मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस फैसले के बाद मौलवी साहब ने 21 दिसंबर 2020 को मेजर नाज साहब के खिलाफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में अदम एतमाद की दरखास्त देते हुए उन्हें मस्जिद कमेटी की सदारत से हटाने की अपील की। अब चूंकि मेजर नाज साहब की सदारत खतरे में थी, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर तबलीगी जमात के अमीर करामत हुसैन साहब और खजानची मोहम्मद गफरान साहब से रब्ता किया और इन हजरात के साथ मिलकर अपनी जेर सदारत नई कमेटी दाखिल दफ्तर करवा दी। ये वो पहला मौका है जहां इस सारे मामले में मेजर नाज साहब खुद करामत हुसैन साहब को बाकायदा तौर पर कमेटी में बहसीत जनरल सेक्रेटरी लेकर आए। आप ये इजलास कार्रवाई देख सकते हैं जिसमें मेजर साहब ने एक बार फिर मौलवी साहब के ऊपर जालसाजी का इल्जाम लगाया और करामत हुसैन साहब को अपनी कमेटी में जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया। इसके जवाब में कारी गुलामुल्लाह साहब ने भी एक नई कमेटी तश्कील दी जिसमें एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के जाने माने और पुराने प्रॉपर्टी डीलर जनाब मोहतरम नदीम भट्ट साहब को बतौर सदर मस्जिद कमेटी नामजद किया। मेजर नाज साहब ने भी इसके जवाब में एक बार फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में मौलवी साहब के खिलाफ दरखास्त दी जिसमें इनकी नई कमेटी को गैर कानूनी करार दिया और इन पर मस्जिद की जाली मोहर बनवा कर इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया, क्योंकि मस्जिद की असली मोहर मेजर नाज साहब की काबीना के पास थी। इसके साथ ही एक दरखास्त एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के दफ्तर में भी जमा करवाई जिसमें मौलवी साहब की सोसाइटी ऑफिस से अपॉइंटमेंट मनसूख करने की दरखास्त की गई। इसके बाद मेजर नाज साहब ने 4 मार्च 2021 को एक बार फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी रावलपिंडी में एक दरख्वास्त जमा कराई जिसमें उनकी दी गई तमाम साबका दरखास्तों के तहत मौलवी साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और उनकी जमा कराई गई कमेटी जिसमें उन्होंने करामत हुसैन साहब को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया था उसे मंजूर कराने की इस्तदा की। नाज़रीन, दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तों का सिलसिला जारी था। मेजर साहब मौलवी गुलामुल्लाह की इमामत के दर पे थे और उसके लिए उनके खिलाफ फतवा लेने के लिए भी गए, जबकि मौलवी साहब मेजर नाज साहब की सदारत के दर पे थे जिसके लिए उन्होंने जनाब मोहतरम नदीम भट्ट साहब की जेर सदारत मस्जिद की नई कमेटी तश्कील देने की भी कोशिश की।
اسی دوران جنرل سیکرٹری جناب کرامت حسین صاحب اور خزانچی محمد غفران صاحب اور مسجد کے چند اور ساتھیوں نے دونوں فریقین میجر ناز صاحب اور قاری غلام اللہ صاحب کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، جس کے تحت یہ اسٹامپ پیپر لکھا گیا۔ اس اسٹامپ پیپر میں دونوں فریقین میجر ناز صاحب اور قاری غلام اللہ صاحب تھے، جبکہ صلح مابین کرانے والے کرامت حسین صاحب، محمد غفران صاحب اور حاجی مختار الدین صاحب بطور گواہ تھے۔ صلح کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنرل سیکرٹری کرامت حسین صاحب کے اصرار پر محمد غفران صاحب بطور مسجد خزانچی دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس معاہدے پر فریق اول میجر ناز صاحب اور ان کے نمائندے کرامت حسین صاحب اور محمد غفران صاحب، جبکہ فریق دوم قاری غلام اللہ صاحب کی طرف سے نمائندے حاجی مختار الدین صاحب نے دستخط بھی کر دیے، لیکن مولوی صاحب پھر اس تصفیہ سے انکاری ہو گئے اور اسٹامپ پیپر پر دستخط نہ کیے، اور اس طرح ادریس حقانی صاحب کے جرگے کی طرح صلح صفائی اور امن و امان کی یہ کوشش بھی مولوی صاحب کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ یہ اسٹامپ پیپر اور باقی مذکورہ تمام ڈاکومنٹس آپ نیچے دیے گئے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ان امن و امان اور صلح صفائی کی کوششوں کے لیے جرگے اور اسٹامپ پیپر کے یہ سلسلے یوں ہی ناکام ہوتے گئے، اور پھر وہ جمعہ کا دن آیا جس میں مدنی مسجد میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور اللہ کے گھر کا خوب تقدس پامال ہوا۔ خزانچی محمد غفران صاحب معمول کے مطابق جمعہ کی نماز کے بعد جمع کیا گیا چندہ مسجد کے کھاتوں میں اندراج کے لیے گن رہے تھے جب مولوی صاحب ان کے در پہ ہو گئے اور چندہ ان کے حوالے کرنے کے لیے نبردآزماں ہونے لگے، جبکہ غفران صاحب کا موقف تھا کہ مولوی صاحب کا مسجد فنڈز اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز نہیں اور یہ مسجد خزانچی کی ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں بناتے؟ نہیں سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کیوں ہیں؟ ہماری مسجد ہے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے نہیں ہو سکتے؟ یہ دیکھیں سے کیسے آپ پکڑا ہوا ہے میرا، میں نے کچھ کہا؟ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ میرا کام ہے، میرا بازو کیوں پکڑا؟ لڑنے کی شروع کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے مجھے کیوں مسجد میں پیسے چھینے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو کیا کام ہے؟ آپ اپنے کام سے کام رکھیں حضرت، ہاتھ نیچے رکھ کے بات کریں، ہاتھ مجھے بھی اٹھانا ہے۔ میں یہ مولانا کہہ رہا ہوں بہت بہتری ہوگی، بہت بہتری ہے، یہ آرام سے بیٹھ